Surabasthana, your assistant teacher, again with you. Dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 2 of history, and the chapter name is New Kings and Kingdoms. Dear students, as you know this very well, I had already shared few videos. Related to this chapter. And dear students, in that video we have seen how the new dynasties has emerged in the period of 7th to 12th century. Okay? Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और चैप्टर नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ओके, और आप ये भी जानते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने शेयर किया है. उस वीडियो में हमने देखा कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य हमारे सब कॉन्टिनेंट में न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज होती है. सो मैंने आपको बताया था न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज होती है. उस समय पे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो वॉरियर चीफ्स थे, जो किसी भी किंग के अंडर में काम करते थे, वो राजस्व वसूलते थे, उनके पास शक्ति थी. तो जब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और पैसा आ जाता था तो वो अपने आप को क्या करते थे, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते थे. तो इस तरह से क्या हुआ, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत से नए राज्यों का उदय हुआ. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड किंगडम्स में हम लोगों ने देखा कि इन राज्यों का खर्च कैसे चलता था, इन राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम 400 taxes. Okay, we will continue this chapter from 400 taxes. Okay, so the inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. Okay, so inscription हमें मिले हैं, जो चोलास के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और चोलास का रूलिंग एरिया क्या था, दे रूल्ड इन तमिलनाडु. ओके, सो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है. उससे हमें क्या पता चलता है कि चोलास ने 400 से ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे पब्लिक पे. ओके, 400 से ज़्यादा टैक्सेस वसूला जाता था आम जनता से. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस वैटी. ओके, एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट टैक्स ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट डायनेस्टी वाज वैटी, एंड दिस वाज नॉट taken not in cash but in the form of forced labor. And veti, this is not taken in cash, this is a tax taken by the forced labor. Okay, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मेंशन इस इंक्रिप्शन में, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मेंशन जो टैक्स है वो टैक्स है वेटी. और इस वेटी को कैसे लिया जाता था, दिस टैक्स नॉट कलेक्टेड इन कैश. इस टैक्स को कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, इस टैक्स को लिया जाता था फोर्स लेवल के रूप में. मतलब इस टैक्स में लोगों से कैश नहीं वसूला जाता था, बल्कि उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी. उनसे अगर राजा किसी भी समय किसी काम के लिए उन्हें बुला ले तो उन्हें बिना किसी पेमेंट के उनका काम करना पड़ता था. ओके, so veti, this is a frequently mentioned tax of Cholas, and this tax was not taken in cash but taken in the form of forced labor. So remember what is veti. And कदमाई और लैंड रेवेन्यू, और इसके साथ साथ कदमाई एक टैक्स था जो कि लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था. There were also taxes on thatching the houses, the uses of ladder to claim palm trees, assess on succession to family property. और टैक्स कैसे लिए जाते थे, घर
बनाने पर टैक्स लिया जाता था। अगर पाम ट्री पे चढ़ने के लिए आपने लैडर का यूज़ किया तो उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। और किसी की मृत्यु के बाद, किसी की पिता की मृत्यु के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाती थी तो क्या होता था, उस पे भी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। ओके, सो दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। और इन टैक्सेस के थ्रू क्या होता था, राजा का एस्टैब्लिशमेंट होता था इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। और इन्हीं रिसोर्सेज से जो फाइनेंशियल इनकम होती थी राजा की, तो राजा उससे क्या करता था, दे कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स फॉर हिम। और उसी से वो क्या करता था, मंदिरों को बनवाता था और अपने लिए किले बनवाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। और वो क्या यूज़ करता था इन पैसों का, वो वॉर के लिए भी इन पैसों का यूज़ करता था, विच वर इन टर्न expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder। और इन पैसों का वो यूज़ वॉर के लिए भी करता था। और वॉर के लिए क्यों करता था, ताकि उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाए और जिस क्षेत्र में युद्ध हो वहाँ से भी लूटपाट करके उसे इनकम हो। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और उसे इनकम कैसे होती थी, अगर मान लीजिए राजा किसी क्षेत्र को जीतता था और उस क्षेत्र से एक ट्रेडिंग रूट गुजरता था, मतलब उस राज्य से एक ऐसा रास्ता गुजरता था जहाँ से व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए गुजरते थे, तो राजा उन पर भी टैक्स लगाता था। इसलिए राजा युद्ध लड़ता था ताकि युद्ध में जीते हुए क्षेत्रों में लूटपाट करके भी अपनी इनकम बढ़ाई जा सके और उन क्षेत्रों पर टैक्स लगा के भी अपनी इनकम को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। ओके, एंड द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। और जो लोग होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दे वर रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। वो बिलोंग करते थे, वो रिलेट करते थे प्रभावशाली परिवारों से। ऐसे ही परिवार के लोगों को नियुक्ति किया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। या तो ऐसे परिवारों के लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता था, या ये पोजीशन जो थी हेरिडिटरी थी, मीन टू से अगर पिता रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र को ये कार्य सौंप दिया जाता था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ओके, एंड द पोजीशन ऑफ आर्मी वॉज ऑल्सो हेरिडिटरी। और ऐसा ही क्या होता था, आर्मी में भी हेरिडिटरी इम्पैक्ट था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दीज पोजीशंस। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, क्लोज रिलेटिव्स, जो किंग के क्लोज रिलेटिव्स थे, उन्हीं को इन पदों पे नियुक्त कर दिया जाता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज प्रशस्ति। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच वॉज रोट बाय समवन इन द प्रेज ऑफ समवन। सो प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट जिसे किसी की प्रशंसा की तो किसी के लिए लिखा जाता था। दैट डॉक्यूमेंट वॉज नोन एज प्रशस्ति इन दैट पीरियड। ओके, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के उस समय पे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। सो व्हाट इज प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे किसी की प्रशंसा हेतु किसी के द्वारा लिखा जाता था। सो प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। Prashastis contain details that may not be literally true. So प्रशस्तीज जो कंटेंट कैरी करती थी, that was not totally true, वो पूरी तरह से कभी सही नहीं होती थी। ओके, प्रशस्ति में जो बातें लिखी जाती थी वो कभी पूरी तरह से सही नहीं होती थी। But they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. इसमें क्या किया जाता था, इसमें
राजा लोग क्या करते थे, अपनी प्रशंसा लिखवाते थे अपने बारे में कि ये राजा कितना बड़ा वॉरियर था, कितना वायलेंट था, एक्सेट्रा। मतलब ये राजा अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के इन प्रशस्ति पत्रों में लिखवाता था। सो द कंटेंट ऑफ द प्रशस्ति वॉज नॉट टोटली ट्रू। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रशस्ति में जो भी चीज़ें मिली वो टोटली ट्रू नहीं होती थी। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration, and these प्रशस्तियाँ were composed by the Brahmins। और ये प्रशस्तियाँ किसके द्वारा लिखी जाती थी? ये प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी, जो ओकेजनली हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में किंग्स को। ओके, सो राजा क्या करते थे, इन्हीं ब्राह्मणों से अपने प्रशस्ति लिखवाते थे, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखवाते थे। और ये ब्राह्मण्स क्यों लिखते थे? क्योंकि ब्राह्मण्स को राजाओं से क्या मिलता था? रिवॉर्ड मिलता था। इसीलिए ब्राह्मण्स क्या करते थे, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें प्रशस्तियों में लिखा करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट एंड नागभट्ट, दिस इज द किंग ऑफ प्रतिहार वंश। Okay, so many rulers describe these achievements in Prashastis. You read about the Prashasti of the Gupta rulers Samudragupta last year. बहुत से रूलर्स को डिस्क्राइब किया गया है, उनके अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है प्रशस्तीज में। एंड इन द क्लास 6 you read about a प्रशस्ति that was related by the Gupta king Samudragupta. Okay? सो आपने क्लास 6 में समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति, उसमें क्या किया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, एंड अ प्रशस्ति विच वॉज फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम ग्वालियर एंड ग्वालियर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, एंड दिस प्रशस्ति वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, सो एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक और प्रशस्ति मिली है ग्वालियर शहर से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से, जो लिखी है किस भाषा में? जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। जो ये प्रशस्ति मिली है इस प्रतिहार किंग नागभट्ट को डिस्क्राइब किया गया है एज फॉलोज। द किंग्स ऑफ आंध्रा, सेन, Vidarbha and Kannauj fell before him even as he was a prince। मतलब उसमें ये बताया गया है कि नागभट्ट के समक्ष जब वो सिर्फ एक प्रिंस ही था, जब वो सिर्फ एक युवराज था, उस समय ही इन क्षेत्रों के राजाओं ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। ओके, जो प्रशस्ति आर्कियोलॉजिस्ट को ग्वालियर शहर से मिली है, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, उसमें नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश का राजा था उसे डिस्क्राइब किया गया है। कैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं ने उसके समक्ष समर्पण कर दिया गया था, इवन ही वॉज अ प्रिंस, जबकि वो एक राजकुमार ही था। ही वॉन्ट अ विक्ट्री ओवर चक्रयुध the ruler of Kannauj। He defeated the king of Vanga, part of Bengal, Andhra, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kirata, forest people, Turushka, Tuks, Vats, Matsya, both kingdoms in North India। Mean to say, उसके बारे में लिखा गया है कि उसने इन क्षेत्रों के राजाओं को हराया था। मतलब उसने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जितने भी राजा थे सबको क्या किया था? सबको युद्ध में हराया था। ओके, सो द प्रशस्ति विच वॉज फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वालियर, दिस प्रशस्ति वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड दिस प्रशस्ति डिस्क्राइब्स द प्रतिहार किंग नागभट्ट। ओके, और ये प्रशस्ति किसको डिस्क्राइब करती है? ये प्रशस्ति डिस्क्राइब करती है प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट को। ओके, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड।
और जब ब्राह्मण प्रशस्ति लिख देते थे तो राजा खुश होता था, उन्हें क्या करता था, भूमि दान में दे देता था एज अ गिफ्ट। ओके, these were recorded on copper plates which were given to those who received the land। और ये रिकॉर्ड मीन टू से ग्रांटेड लैंड्स का रिकॉर्ड किस पे बनाया जाता था, कॉपर प्लेट्स पे बनाया जाता था, ताकि राजाओं को पता रहे कि कौन सी भूमि किस ब्राह्मण को एज अ ग्रांट दी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट वाज गिवन टू द ब्राह्मण्स बाय द किंग्स विद द लैंड। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स की लैंड्स के साथ ब्राह्मण्स को राजाओं के द्वारा और भी क्या चीजें दी जाती थी। This is part of a Tamil section of land grant given by the Cholas. Okay, we have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit-bearing trees, water land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pastures land, a village, entries, platforms, canal ditches, rivers, land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes। और ये जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी बाय द किंग्स, इसमें क्या क्या होता था, इसमें बाउंड्री चारों तरफ से होती थी, उनमें रिवर्स होती थी, पॉन्ड्स बनाए जाते थे, उनमें बहुत सी चीजें होती थी। ओके, और इन चीजों का यूज किसके द्वारा किया जाता था, और इन चीजों का यूज ब्राह्मण्स के द्वारा ही किया जाता था। He who receives the land that can collect taxes from it, or this land the Brahmins also collected tax। और इस भूमि से क्या होता था, इस भूमि से ब्राह्मण क्या कर सकते थे, इस भूमि से ब्राह्मण टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। उन्हें अथॉरिटी थी कि उस क्षेत्र के, उस भूमि के लोगों को क्या कर दे, उन पर टैक्स लगा दे, या उस भूमि पर जो भी चीज़ें थी उनका यूज़ करने पर, किसी के द्वारा यूज़ करने पर ब्राह्मण क्या कर सकते, उन पर टैक्स लगा सकते थे। He can collect the taxes imposed by judicial officers as fine, the tax of battle leaves, that on woven cloth as well as on vehicles। और वो किस पे इम्पोज कर सकते थे टैक्स, वो जुडिशियल ऑफिसर से भी टैक्स ले सकते थे जो उस क्षेत्र में रहते थे। वो कपड़ों की बुनाई पर भी टैक्स लगा सकते थे, वो व्हीकल्स की यूज पे भी टैक्स लगा सकते थे। मतलब उस क्षेत्र में जितनी भी एक्टिविटी लोगों के द्वारा की जाती थी या जो लोग रहते थे उनकी एक्टिविटीज पे क्या किया जा सकता था, ब्राह्मणों के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता था। He can build large rooms which upper story is made of big bricks। और वो लार्ज रूम भी बनवा सकते थे। He can get large and small wells, वो छोटे मोटे कुएं भी, छोटे बड़े कुएं भी बनवा सकते थे। He can plant trees and thorny bushes। If necessary he can get canals constructed for irrigation। He should ensure that water is not wasted and that embankments are built। और वो क्या कर सकते, उस क्षेत्र में वो रूम्स बनवा सकते थे, कुएं बनवा सकते थे। He can construct canals for irrigation, but वो कैनल भी बनवा सकते थे सिंचाई के लिए, बट उन्हें एश्योर करना पड़ता था कि पानी का वेस्टेज नहीं होगा और एम्बैंकमेंट्स बनाई जाएगी उस क्षेत्र की। ओके, सो ये सारी चीज़ें भूमि के साथ ब्राह्मणों को मिलती थी राजाओं के द्वारा, जिससे वो टैक्स भी ले सकते थे। इस वजह से क्या होता था, ब्राह्मणों की पोजीशन, वेल्थ उन्हें बहुत प्राप्त होती थी, उनको उनकी पोजीशन अच्छी हो जाती थी। इसी वजह से ब्राह्मण क्या करते थे, प्रशस्ति लिखते थे, राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखते थे ताकि राजा प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्हें लैंड ग्रांट में दे दे और उनकी इनकम होने लगे। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir।
प्रशस्ति में क्या होता था? प्रशस्ति में राजाओं के बारे में झूठी बातें लिखी होती थी, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी होती थी. बट unusually from the 12th century the archaeologists found a long Sanskrit poem containing the history of kings of Kashmir region. और इससे अलग आर्कियोलॉजिस्ट को एक लॉन्ग संस्कृत में लिखी हुई पोएम मिली है जिसमें कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है. इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम कल्हाना. और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई? इट वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट कल्हाना. ओके, ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, eyewitness accounts and earliest history to write his account. और कल्हाना ने इस पोएम को लिखने के लिए इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स का यूज़ किया है. Unlike the written of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. Unlike the written of Prashasti, okay. और प्रशस्ति से अलग हटके कल्हाना ने क्या किया है? कल्हाना ने अपनी पोएम में इन राजाओं की और इनकी पॉलिसीज की क्या की है? आलोचना की है. सो द पोएम रिटन बाय कल्हाना एंड दिस पोएम was written in 12th century and this poem is written in Sanskrit language and this poem contains the history of the Kashmir regions. Okay, and Kalhana used many sources like inscriptions, documents, accounts to write his poem. Okay, and in this poem Kalhana criticized the ruler and their policies, and this is different from Prashasti. और इस पोएम में कल्हाना ने क्या किया है? कल्हाना ने उस समय के राजाओं और उनकी नीतियों की आलोचना की है. और ये क्या है? ये प्रशस्ति से डिफरेंट है क्योंकि प्रशस्ति में हमेशा राजाओं की प्रशंसा ही की गई थी. और ये प्रशंसा कैसी थी? ये प्रशंसा टोटली सही नहीं थी क्योंकि इसे राजा ब्राह्मण से लिखवाते थे और ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण लैंड को पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए, गिफ्ट पाने के लिए राजाओं से क्या करते थे? उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड the explanation of the emergence of new dynasties and also completed the explanation of prashastis and land grants. Okay, and hopefully dear students you have understand this explanation of these segments in proper manner. But dear students, if you have any confusion, any query regarding any term or any segment, you can ask me. Now dear students, it's time to do homework, and your homework is to write the meaning of the prashasti. You have to write the meaning of the prashasti in your fair notebook with neat and clean handwriting. It's your homework. So now dear students, see you in the next video with the new segment of the same chapter. Okay? Till then dear students, keep studying and prepare the chapter number 1 in proper manner because this is very important for your upcoming periodic tests. Now dear students, bye. Have a nice day.